हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में क्लास 12th के चैप्टर 10 की हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स के बारे में। बेसिकली हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स क्या होता है? जो नॉर्मली एल्केन होता है, जो हाइड्रोकार्बन होता है, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, जब उसमें हम किसी एक हाइड्रोजन को हटा के किसी हेलोजन को लगा देते हैं तो उससे क्या बनता है? हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन का फॉर्मेशन होता है। जब हम किसी एलिफेटिक सिस्टम से, जैसे कि कोई नॉर्मल चेन है, इस तरीके की कार्बन की चेन है, अगर हम उसमें हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा देते हैं तो इसको हम कहते हैं हेलो एल्केन। और ठीक उसी प्रकार अगर जैसे कोई बेंजीन रिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये वाला, अगर उसमें हम एक हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हेलो एरीन्स। तो ये डेफिनेशन हुई हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिए नंबर के हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो आपको दिखाया गया है ये मोनो हेलो एल्केन है। मीन्स यहाँ पे ईथेन से एक हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगा दिया गया है, इसी वजह से ये क्या है? मोनो हेलो एल्केन। मोनो क्यों है? क्योंकि एक हेलोजन लगा है। और ये उसी प्रकार क्या है? मोनो हेलो एरीन्स, क्योंकि हम बेंजीन को क्या कहते हैं? एरीन्स कहते हैं। और यहाँ पे दो हेलोजन लगा है, इस वजह से हम डाई हेलो एल्केन कह रहे हैं। और यहाँ पे तीन लगा है, इसलिए हम यहाँ पे ट्राई हेलो कहते हैं। अब देखिए हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे इसको पहचानते हैं? तो प्राइमरी में जो हेलोजन होता है, जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है, अगर उससे एक कार्बन सिर्फ अटैच है तो उसे हम प्राइमरी कहते हैं। और सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी में जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उससे कितने कार्बन अटैच होने चाहिए? दो कार्बन अटैच होने चाहिए। अगर उस कार्बन से दो कार्बन अटैच है तो उस सिस्टम को हम सेकेंडरी कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार अगर जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसी कार्बन से अगर तीन कार्बन अटैच हैं तो उस सिस्टम को हम कहते हैं टर्शरी। इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को डिफाइन करते हैं। अब आता है यहाँ पे एलाइलिक। एलाइलिक क्या होता है? एलाइलिक में जो हेलोजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जोड़ता है। जो हेलोजन होता है वो, पहली बात है कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जोड़ता है। और दूसरी शर्त ये होनी चाहिए कि उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे डबली बॉन्डेड, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप ऐसे सिस्टम को देखते हैं तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं एलाइलिक सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके जस्ट वाले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया? एलाइलिक हो गया। अब देखिए यहाँ पे बेंजाइलिक क्या होता है? जब बेंजीन रिंग से कोई CH2 जुड़ा हो और उसी से क्या हो? हेलोजन जुड़ा हो, तो उसे हम कहते हैं बेंजाइलिक। और विनाइलिक क्या होता है? विनाइलिक में जो हेलोजन होता है वो जिस कार्बन से अटैच होता है वो कार्बन sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रखता है। मीन्स जो हेलोजन जिस कार्बन से जोड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम विनाइलिक कहते हैं। और ऐसे आपको एराइल सिस्टम में दिखाया गया है कि ये जो कार्बन यहाँ पे है वो क्या है? sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है और इसी से हेलोजन जोड़ा है, तो ये क्या हो गया? विनाइलिक हो गया। अब देखिए हम ये देखेंगे कि अल्कोहल से हम हेलो एल्कीन कैसे बनाते हैं। तो पहला इसमें आता है जो अल्कोहल है, फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल दिखाया गया है। जब इसमें हम रीजेंट लेंगे HCl, कॉन्ग HCl लेते हैं, मतलब कंसनट्रेट HCl लेते हैं, और एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं, जिसको हम ल्यूकास रीजेंट के नाम से जानते हैं। तो वो क्या करता है? ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मतलब यसन मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 एज ए रिजेंट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, वो यहाँ के OH को हटा देते हैं और वहाँ पे ये Cl को अटैक करा देते हैं। Cl यहाँ से यहाँ पे जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये जो OH और S आपस में अटैच करके वाटर बन जाते हैं। तो ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब ये बात आती है जो ये ल्यूकास रीजेंट यहाँ पे दिखाया गया है, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा टर्शरी कार्बन के साथ होती है। मीन्स अगर टर्शरी कार्बन प्रेजेंट है, मीन्स अगर टर्शरी अल्कोहल है तो उसका जो रिएक्शन होगा बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। और वहाँ पर हम एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं लेंगे तब भी वो रिएक्शन हो जाता है। इसी वजह से जो टर्बिटी फॉर्म टर्शरी में सबसे पहले हो जाती है, मीन्स तुरंत इमीडिएट हमें टर्बिटी दिख जाती है। अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें सॉल्यूशन में इमीडिएट टर्बिडिटी दिख जाती है, मतलब धुंधलापन दिखता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि रिएक्शन हो गया। फिर उसके बाद सेकेंडरी होता है और फिर आता है आपका प्राइमरी।
तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा ल्यूकास रेजेंट की जो रिएक्टिविटी होती है वो टर्सरी अल्कोहल के साथ होती है, फिर सेकेंडरी के साथ होती है और फिर प्राइमरी के साथ होती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से अल्कोहल लेना है। अल्कोहल से अगर हमें एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो उसमें हम रिजेंट लेंगे सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4, मतलब एसिड लेना है आपको और प्लस सोडियम ब्रोमाइड लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OH यहाँ से हट जाता है और Br यहाँ पे जाके अटैक कर जाता है और इस तरीके से यहाँ पे वाटर बन जाएगा और ये भी क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम PX3 में कोई भी, जैसे कि PCl3 हो गया, आप PCl3 लिख सकते हैं या फिर PBr3 ले सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा और बाई प्रोडक्ट में आपका H3PO3 निकल जाता है। अब हम ठीक उसी प्रकार अगर हम PCl5 लेते हैं तो वहाँ पे भी एल्किल क्लोराइड ही हमें मिलेगा, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट होता है वो POCl3 होता है प्लस HCl होता है। अब फिर से देखिए, सबसे लास्ट है जो अल्कोहल होता है, अगर हम उसका थायोनिल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड या फिर हम कहते हैं सल्फोनिल क्लोराइड, अगर हम इसके साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन के प्रेजेंस में अगर हम अल्कोहल का सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सबसे पहले RCl मिलता है प्लस SO2 मिलता है प्लस HCl मिलता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डार्जन प्रोसीजर कहते हैं, डार्जन रिएक्शन कहते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन है ये जो रिएक्शन है इसको सबसे अच्छा माना जाता है एल्किल हेलो एल्केन के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये SO2 और HCl ये दोनों क्या होता है, एस्केप कर जाती हैं और हमें प्योर फॉर्म में एल्किल हेलो एल्केन मिल जाता है। इसी वजह से इस प्रोसेस को सबसे अच्छा माना जाता है। अब देखिए, ऊपर जो ये ग्रुप्स प्रोसेस दिखाया गया है, ये जो दिखाया गया वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि ग्रुप्स प्रोसेस में जो ZnCl2 हम ले रहे हैं वहाँ पे देखिए क्या लिखा है। तो ग्रुप्स प्रोसेस में हम जो ZnCl2 एज अ रिजेंट ले रहे थे वो क्या करता है, वो इज़ यूज टू बीकन द COH बॉन्ड, मतलब COH बॉन्ड को वो बीक करने में काम आता है। लेकिन जो टर्सरी अल्कोहल होता है उसकी रिएक्टिविटी ल्यूकास रेजेंट के प्रति सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से अगर हम वहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं लेते हैं तब भी रिएक्शन हो जाएगी, मतलब वहाँ पे ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बात आती है रिएक्टिविटी ऑर्डर की, मतलब कौन सा एसिड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी HI की होती है, फिर HBr की होती है और फिर HCl की होती है, क्योंकि नीचे जाने से जो बॉन्ड की लंबाई है वो बढ़ती है। बॉन्ड की लंबाई जैसे जैसे नीचे जाने से बढ़ेगी तो बॉन्ड को तोड़ना उतना ही इजी होगा। तो यहाँ पे जो आयोडीन होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, फिर ब्रोमीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, क्योंकि नीचे जाने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी और हम आसानी से एसिड को तोड़ लेंगे और हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जो डार्जन प्रोसीजर होता है, जो मैंने आपको सल्फोनिल क्लोराइड ये जो रिएक्शन दिखाई गई है, डार्जन प्रोसीजर को सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो SO2 और HCl है वो बाई प्रोडक्ट एस्केप हो जाते हैं, क्योंकि वो गैसेस हैं और वो इन्वायरमेंट में इजली एस्केप हो जाते हैं। इसी वजह से ये जो प्रोसीजर है वो सबसे अच्छा माना गया है। अब आता है कि फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब फ्री रेडिकल में क्या होता है, फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, जब होमोलिटिक फिजन होता है तब फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और जब हेट्रोलिटिक फिजन होता है तो वहाँ पे आपको कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन मिलते हैं, मीन्स एनायन फॉर्म होते हैं। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन क्या कहता है कि अगर कोई एल्केन है, अगर हम क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, मीन्स अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाता है, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटता है तो वहाँ पे एक क्लोरीन आके लग जाता है। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाती है, यहाँ पे जो अटैच हुआ वहाँ पे ये प्राइमरी कार्बन से अटैच हुआ है और यहाँ पे जो हेलोजन आके अटैच हुआ है वो किस कार्बन से, सेकेंडरी कार्बन से अटैच हुआ है। अब आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्केन्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है और उस रूल को हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि सबसे पहली शर्त होती है मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होने के लिए कि अनसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, मतलब एक उसमें क्या होना है कि सिमेट्री नहीं पाई जाए, मतलब ना हो, अनसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। और वहाँ पे जो HBr होता है, HBr कैसे टूटता है, H+
और Br माइनस में टूटता है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरीके से हेटेरोलिटिकली कराएं तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी जहाँ पे एरो होता है वहाँ पे निगेटिव होता है, और जो देता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिविटी आ गई और यहाँ पे पॉजिटिविटी आ गई, तो जो H+ होगा वो सबसे पहले यहाँ पे जाके अटैच कर जाता है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि अगर जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो जो कंपाउंड होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल से क्या अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, H+ है। तो ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे H+ जाके अटैच कर जाता है। इस कार्बन से जब H+ अटैच करेगा तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो ब्रोमीन है, मीन्स जो ब्रोमाइड आयन है, वो क्या करेगा, इस कार्बन से जाके अटैच करेगा जहाँ पे प्लस था। तो यही मार्कोनिकॉफ रूल होता है। ये कहता है कि जो निगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन से जाके जोड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। उसी रूल को फॉलो करके यहाँ पे देखिए 2-ब्रोमोप्रोपेन बना है। ठीक उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे HBr को ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं, मीन्स अगर हम पेरोक्साइड लेते हैं तो जो रिएक्शन होता है वो जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल होता है। मीन्स वहाँ पे फॉलो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसे हम खरास इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो निगेटिव पार्ट होता है, जो कि ब्रोमीन था, ब्रोमीन निगेटिव था, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो पॉजिटिव था। तो वो हाइड्रोजन जो होता है वो यहाँ पे जाके अटैच कर जाएगा और जो ब्रोमीन होगा वो यहाँ पे जाके अटैच कर जाता है। मीन्स यहाँ पे जो मार्कोनिकॉफ रूल है उसका जस्ट अपोजिट होता है। मार्कोनिकॉफ रूल कहता था कि जो निगेटिव पार्ट है वो लेस नंबर, जहाँ उस कार्बन से जाके अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। लेकिन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जब दिया रहेगा तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, और वो कहता है कि जो निगेटिव पार्ट है उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे दिखाया गया कि ब्रोमीन उस कार्बन से जुड़ा है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। अब बात आती है, क्या ये जो खरास इफेक्ट होता है या फिर एंटी मार्कोनिक होता है, क्या वो HBr, HCl, HI क्या सबके साथ होगा? आंसर आएगा नहीं। जो खरास इफेक्ट होता है या फिर ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है वो सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ ही होता है। क्योंकि HBr में क्या होता है कि HBr इजीली टूट जाता है, और इसकी जो रिएक्शन होती है, जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, इसकी कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये होती है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, फ्री रेडिकल एडिशन होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। और दूसरी शर्त ये होती है कि इसके जितने भी स्टेप होते हैं सबके सब एक्सोथर्मिक होते हैं। और HF क्या होता है, HF क्यों नहीं देता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? HF इसलिए नहीं देता क्योंकि HF की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम HF को इजीली उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उतनी एनर्जी हम नहीं दे पाएंगे, इसी वजह से वो रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती है। फिर बात आती है HCl की। HCl में भी वही रीज़न है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और अगर हम कैसे भी अगर उसको ब्रेक भी कर लेंगे तो वहाँ पे जो सारी रिएक्शन होती हैं, जो सारे स्टेप होंगे वो एक्सोथर्मिक नहीं होते हैं। कोई एक स्टेप इंडोथर्मिक भी हो सकती है। इन केस ऑफ HI में तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि नीचे जाने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो यहाँ पे जो H और I के बीच की दूरी ज़्यादा है तो इजीली हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब हम HI को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे जो आयोडीन रेडिकल बनता है वो आयोडीन रेडिकल के साथ कंबाइन करके I2 मॉलिक्यूल बना लेता है। मीन्स रिएक्शन रिवर्सिबल चली जाती है। इसी वजह से ये आयोडीन के साथ फेवरेबल नहीं होता। तो जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ फेवरेबल है? सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ ही फेवरेबल होता है। अब हम पढ़ेंगे फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होता है? इसको हम बेसिकली कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें हम फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिखाया कि एल्किल हैलाइड लिए हैं। हैलाइड में क्या हो सकता है? क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। फ्लोरीन नहीं हो सकता क्योंकि एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। उसको हम अभी बाद में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे कि एल्किल हैलाइड हमने लिया
और प्लस NaI मतलब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं और हम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लो या फिर सोडियम एसीटेट लेते हैं, सॉरी एसीटोन ले लेते हैं। फिर वहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज होता है, मतलब जो सोडियम के पास आयोडीन है वो R के पास चला जाएगा और इसका हैलोजन इसके पास चला जाएगा। तो ये एक तरह की हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है जिससे एल्किल आयोडाइड बनता है और क्या होता है, NaX बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। दूसरी रिएक्शन आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम मिथाइल ब्रोमाइड का किसी भी मेटालिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड दिया गया है, उसकी जगह हम Hg2F2 ले सकते हैं, COF2 ले सकते हैं, SbF3 ले सकते हैं। कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रीजन फॉर स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है कि हम किसी एल्किल ब्रोमाइड को मेटालिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ भी हैलोजन क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। इसका ब्रोमीन सिल्वर को मिल जाएगा और इसका जो फ्लोरीन है वो मिथाइल को मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये मेथड हो गया एल्किल फ्लोराइड बनाने का। देखिए एक और मेथड है जिससे हम क्या होता है एल्किल फ्लोराइड मतलब कि ब्रोमाइड बनाते हैं। एल्किल ब्रोमाइड बनाने का एक तरीका होता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन। यहाँ पे दिखाया गया हुंस-डीकर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लेते हैं, मतलब सिल्वर का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं और उसका हम Br2 + CCl4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक ब्रोमीन इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें एल्किल ब्रोमाइड मिल जाता है और फिर एक AgBr इसके साथ कंबाइंड होकर AgBr और ये CO2 निकल जाता है। इस तरीके से बाई प्रोडक्ट में हमें AgBr और CO2 मिलता है और हमें CH3Br एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये हुंस-डीकर रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल ब्रोमाइड। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्कीन्स। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जैसे जैसे आपका मॉलिकुलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है। वंडर वॉल इंटरेक्शन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है। तो RI का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर RBr का होगा, फिर RCl का होगा, फिर RF का हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते जाते हैं उससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जाती है। लेकिन ब्रांचिंग, जैसे देखिए यहाँ पे टर्शरी सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम दिखाया गया है, क्योंकि ब्रांचिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ब्रांचिंग बढ़ने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घटता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा प्राइमरी का होगा, फिर सेकेंडरी का होगा, फिर टर्शरी का होगा। मीन्स सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है और इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि नंबर ऑफ कार्बन चेन, इसमें प्रोपेन दिखाया गया है, उसका ज़्यादा है। फिर यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलो एल्कीन डिक्रीजेज एज द साइज ऑफ द हेलोजन एटम इंक्रीज। मतलब नीचे जाने से, जैसे कि यहाँ पे एल्किल फ्लोराइड दिखाया गया है, फिर क्लोराइड दिखाया गया है, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड दिखाया गया। मतलब नीचे जाने से क्या हो रहा है कि नीचे जाने से बॉन्ड की लेंथ जो है वो बढ़ रही है। तो बॉन्ड की लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है मिथाइल फ्लोराइड की हो जाएगी और फिर यहाँ पे क्लोराइड की हो जाएगी, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड की हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है उसको हम रिलेट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट भी बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वहाँ पे एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन ये आता है कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट CH3F का होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बताती है कि सबसे ज़्यादा जो डाइपोल मोमेंट होता है वो CH3Cl का होता है, फिर CH3F का होता है, फिर CH3Br का होता है, फिर CH3I का होता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, हेलो एल्कीन्स थ्रू पोलर बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिए हेलो एल्कीन में क्या होता है, CH3X, इसी को क्या कहते हैं हम, हेलो एल्कीन कहते हैं। अगर हम यहाँ पे आपको बॉन्ड ब्रेक करके दिखाएं तो यहाँ पे आपको पार्शियल नेगेटिव दिखता है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखता है, जिससे
यहाँ पे आपको हेलोजन पे क्या दिखा, पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या होता है, एक तरह का पोलैरिटी दिखा रहा है कि हाँ ये पोलर है, क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन की तुलना में हेलोजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पैदा हो रहा है वो दिखा रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल हेलोएल्केन है वो पोलर है। पोलर होने के बाद भी ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, जबकि वाटर पोलर है और हेलोएल्केन भी पोलर है। तो पोलर को पोलर में डिसॉल्व हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म कर पाता, और जब ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा तो हेलोएल्केन पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। अब डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है, नीचे जाने से जो डेंसिटी होती है वो बढ़ती है, सबसे ज़्यादा आयोडाइड की हो जाएगी, फिर ब्रोमाइड की, फिर क्लोराइड की और फिर फ्लोराइड की, जैसे आपने एल्किल ग्रुप में देखा था। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको दिखाया गया कि आयोडीन, फिर सबसे ज़्यादा मिथाइल दिखाया गया, फिर एथाइल दिखाया गया, फिर प्रोपाइल दिखाया गया। मीन्स जहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वहाँ पे डेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर एसएन रिएक्शन। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती है, एक SN1 होती है और एक SN2 होती है। लेकिन अभी हम आपको जनरली दिखाएंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ये कार्बन है और ये क्या दिखाया गया है, एक हेलोजन देखिए यहाँ पे दिखाया गया है एक कार्बन है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो हेलोजन होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है, मीन्स यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। जब हेलोजन यहाँ से निकल के चला जाता है, मीन्स एक न्यूक्लियोफाइल निकल के चला जाता है जिसको हम एज ए लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। वो अटैकमेंट पीछे से भी हो सकता है और आगे से भी हो सकता है। तो यहाँ पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज से आके जुड़ जाता है और इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरी न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे डिस्प्लेस करता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे एल्किल ब्रोमाइड दिखाया गया है, इसकी रिएक्शन हम डिफरेंट रीजन के साथ कराते हैं। सबसे पहले हम लेंगे KOH। KOH कैसे ब्रेक होता है, KOH ब्रेक होता है K+OH- में ब्रेक होता है। तो यहाँ पे K प्लस हो जाएगा और OH क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे C2H5 प्लस हो जाएगा और ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ब्रोमीन क्या हो जाएगा, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड हेटेरोलिटिकली और कुछ इस तरीके से टूटता है, इस तरीके से टूटेगा। तो यहाँ पे जो ये प्लस वाला है वो माइनस वाले के साथ अटैच हो जाएगा, तो KBr बन गया, और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5 प्लस वाला माइनस वाले से अटैच हो जाएगा, मीन्स OH से अटैच हो जाएगा, तो हमें अल्कोहल मिल जाता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। हम अमोनिया के साथ भी कर सकते हैं। अमोनिया के साथ जब हेलोएल्केन रिएक्शन करता है तो यहाँ पे एक HBr निकल जाता है और वहाँ पे बन सकता है प्राइमरी अमीन भी बना सकते हैं आप, सेकेंडरी अमीन बना सकते हैं, टर्सरी अमीन भी बना सकते हैं, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम हॉफमैन अमोनोलिसिस। ये डिपेंड करता है कि इसका अमाउंट कितना है और इसका अमाउंट कितना है, उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस। अब देखिए जब हम केशियन का रिएक्शन होता है, सबसे पहले जो केशियन होता है वो एक आयनिक कंपाउंड है, तो वो टूटता है K+ और Cn- में। तो यहाँ पे आप इजीली K+ और Cn- जो टूटा है तो आप Br- के साथ K+ को अटैच कर दीजिए, फिर वहाँ पे KBr निकल जाता है और C2H5 Cn से जाके अटैच कर जाता है, इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन एजीशियन में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एजीशियन एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है, तो वहाँ पे जो Ag+ और Cn- में वो ब्रेक नहीं हो सकता। तो अब अटैकमेंट किस तरीके से होगा, कार्बन से तो नहीं होगा, नाइट्रोजन से होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, और लोन पेयर्स जाके कार्बन से क्या करेगा, अटैक कर जाएगा। तो यहाँ पे इस वजह से साइनाइड नहीं बनेगा बल्कि आइसोसाइनाइड बनेगा और बाई प्रोडक्ट EgBr निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे NO2 है। अब NO2 में ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, मीन्स नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग हो सकती है और ऑक्सीजन से भी बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से जाके बाइंड करता है, इसलिए यहाँ पे हमें ईथिल नाइट्राइड मिलता है। और ठीक उसी प्रकार अगर हम AgNO2 की बात करें तो यहाँ पे आपको लर्न करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको नाइट्रो ईथेन मिलेगा प्लस बाई प्रोडक्ट EgBr मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी साल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं, साल्ट यहाँ क्या पे है,
सोडियम एल्कोक्साइड, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। और ये एक नेमिंग रिएक्शन है। जब हम सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन एल्किल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो हमें एक ईथर मिलता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस एक नेमिंग रिएक्शन है जो कि ईथर के प्रिपरेशन में काम आती है। तो यहाँ पे जो Na और Br होता है इस तरीके से निकल जाएगा, और जो ROR मीन्स कि यहाँ पे C2H5OR ये बन जाएगा आपका ईथर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम किसी सोडियम एसिटिलाइट से रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि ये Na है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको हम सोडियम एसिटिलाइट कहते हैं। इसको हम जब एल्किल ब्रोमाइड के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पे जो NaBr है वो तो पहली बात तो निकल जाएगा, और यहाँ पे आपका बन जाएगा C2H5, और ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे एज इट इज़ जोड़ दीजिए, तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी और बाई प्रोडक्ट में NaBr निकल जाता है। अब आता है कि यहाँ पे RCOOAG मतलब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम अगर यहाँ पे ले रहे हैं प्लस एल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एस्टर मिल जाता है इस तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले आप AgBr को निकाल दीजिए और बाकी जितना भी है उसको ऐसे एज इट इज़ ऐड कर दीजिए, तो ये प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे वही बात लिखी है कि जो KCN होता है वो आयनिक होता है, और इसी वजह से हमें वहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा था, साइनाइड मिल रहा था जब हम एल्किल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा रहे थे। जो कि CN क्या है, जो साइनाइड होता है वो एक एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। अब एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जहाँ पे दो डोनर एटम प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। और AgCN उसी प्रकार से कोवैलेंट था, इसी वजह से वहाँ पे आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट बन रहा था। अब देखिए यहाँ पे लिखा है लाइक KCN KNO2 फॉर्म RONA2। अगर हम मतलब KNO2 के साथ रिएक्शन करा रहे थे वहाँ पे नाइट्राइड बन रहा था, लेकिन अगर हम AgNO2 के साथ करा रहे थे तो हमें नाइट्रो एल्केन मिल रहा था। तो विनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव। अब यहाँ पे लिखा है जो विनाइल क्लोराइड होता है वो लेस रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस की वजह से जो विनाइल क्लोराइड होता है उसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कम होती है क्योंकि ड्यू टू द रेजोनेंस। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो दो तरह का होता है, एक SN1 होता है और दूसरा क्या होता है, SN2 होता है। SN1 को हम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं जो कि बेसिकली 2 स्टेप में होता है, और जो SN2 होता है उसको हम बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं और वो 1 स्टेप में होता है। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि एक एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड में ये क्या जुड़ा है, ये हेलोजन जुड़ा है। हेलोजन एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। अब हम इस न्यूक्लियोफाइल को हटा के यहाँ पे हमें दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच कराना है। सबसे पहले जब हम इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से हटाते हैं, मीन्स कुछ इस तरीके से अगर कोई कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन जुड़ा है और ये कोई हेलोजन है, तो बॉन्ड कुछ इस तरीके से हेटेरोलिटिकली ब्रेक होता है। यहाँ पे निगेटिविटी आती है, यहाँ पे निगेटिविटी आ जाती है, और यहाँ पे क्या आ जाती है, यहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाती है और यहाँ पे निगेटिविटी आ जाती है। तो यहाँ से जो ये हेलोजन होता है वो एज ए लीविंग ग्रुप निकल जाता है और यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बोकेटायन कैसा होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं, और ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। और जब हेलोजन निकलता है तो वो कैसा स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइंड स्टेप, मतलब RDS कहते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल होता है वो जाके पॉजिटिव से अटैच कर जाता है, और ये अटैचमेंट मतलब जहाँ पे हेलोजन था वहीं सेम जगह हो सकता है या फिर बैक साइड से हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इन्वर्जन होगा या फिर रिटेंशन होगा। अगर जहाँ हेलोजन था वहीं पे जाके ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो उसको हम कहते हैं रिटेंशन। अगर पीछे से जुड़ता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। फिर यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्शन होती है वो स्टेप 2 क्या होती है, फास्ट होती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, इस वजह से क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया, मीन्स सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इसी को हम बोलते हैं SN1 सब्स्टिट्यूशन, मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन कहते हैं। रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा टर्शियरी की होती है, फिर सेकेंडरी की होती है, फिर प्राइमरी की होती है। मीन्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो SN1 में होगी वो सबसे ज़्यादा टर्शियरी एल्किल हैलाइड की होगी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि जो टर्शियरी कार्बोकेटायन होता है वो सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होता है और सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है
यहाँ पे लिखा है पोलर सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 मैग्नीज्म। मतलब यहाँ पे कुछ शर्त दी गई है कि SN1 होने के लिए पहली बात तो सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए और जो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए और वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन SN1 को फेवर करती हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है SN1 रिएक्शन में पार्शियल रेसमाइजेशन क्या होता है। रेसमाइजेशन क्या होता है? बेसिकली रेसमाइजेशन में वो होता है जहाँ पे आपको डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस लीवो रोटेटरी दोनों मिक्सचर मिलते हैं, मतलब 50% डी मिलता है आपको और 50% यल मिलता है। उस प्रोसेस को हम रेसमाइजेशन कहते हैं और यहाँ पे हमें पार्शियल रेसमाइजेशन देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो इन्वर्जन होता है मीन्स जो न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट जो पीछे से होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिटेंशन। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं पार्शियल रेसमाइजेशन ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्रंटल एज वेल एज बैक साइड अटैक ऑफ द प्लानर कार्बोकेटायन। बोल रहा है वही कि जो कार्बोकेटायन बना है वहाँ पे फ्रंट से भी अटैक हो सकता है और बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। इस पॉसिबिलिटी की वजह से SN1 में पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे वही फिगर में दिखाया गया है किस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक प्लानर कार्बोकेटायन बन गया। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि न्यूक्लियोफाइल हो सकता है बैक साइड से अटैक करे और हो सकता है कि वो फ्रंट साइड से करे। अगर वो फ्रंट साइड से कर रहा है तो कुछ इस तरीके से बनेगा और बैक साइड से करता है तो कुछ इस साइड से बनेगा। और यहाँ पे जब 50% डी और 50% यल बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे इनैंशियोमेरिक फॉर्म और रेसमाइजेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 50% डी और 50% यल मिल रहा है, डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों मिल रहा है। इसी वजह से हम इसको पार्शियल रेसमाइजेशन कह रहे थे। अब बात आती है SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली ये एक स्टेप में होता था, ये एक स्टेप में होता है। नाम SN2 है लेकिन स्टेप क्या है? एक। और वहाँ पे SN1 में वो रिएक्शन 2 स्टेप में होती है और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है एल्किल हेलो एल्किन पे डिपेंड करता है प्लस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसी वजह से ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखिए लिखा है ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन अकर मीन्स वॉल्डन इन्वर्जन। मतलब यहाँ पे पता है कि यहाँ पे वॉल्डन इन्वर्जन होता है मीन्स कम्प्लीटली इन्वर्जन होता है यहाँ पे, मतलब बैक साइड से अटैक होगा। और वो इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस टर्म आता है। हिंड्रेंस की वजह से जो रिएक्टिविटी होती है न्यूक्लियोफाइल की वो घट जाती है। इसी वजह से यहाँ पे बैक साइड से अटैक होता है और इसको बोलते हैं हम वॉल्डन इन्वर्जन। वही चीज़ वहाँ पे यहाँ पे लिखी गई है। स्टार्टिंग विद द डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैलाइड ए लीवो प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एंड वाइस वर्सा। वही बोले अगर डेक्स्ट्रो है तो लीवो बनेगा, अगर लीवो है तो डेक्स्ट्रो बनेगा प्रोडक्ट। अब देखिए हम यहाँ फिगर में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिखाया गया है न्यूक्लियोफाइल और ये आपको दिखाया गया है एल्किल हेलो एल्किन दिखाया गया यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहली बात ये आती है कि SN2 रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं बनती। मीन्स यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन नहीं बनता। यहाँ पे एक स्टेट बनती है जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिएंट होती है मीन्स क्षण भर के लिए बनती है और ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे इसीलिए वजह से स्टेबल नहीं है, इसी वजह से कार्बन ने यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाया है। वैसे तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता लेकिन यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाई गई है कि रिएक्शन किस प्रकार होती है। रिएक्शन यहाँ पे जैसे ही हैलोजन यहाँ पे निकलता है वैसे ही न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैच कर जाता है बैक साइड से। इसी वजह से हम इसको ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं। और ये जो हैलोजन मतलब इस न्यूक्लियोफाइल का निकलना और इस न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं। इस वजह से हम इसको परमानेंट स्टेट नहीं मानते। ये सिर्फ आपको एक स्टेट दिखाई गई है कि रिएक्शन किस तरह की होती है। अब देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से इन्वर्जन हो गया मीन्स जो पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल था वो इस साइड जुड़ा था और जो न्यू न्यूक्लियोफाइल आया वो बैक साइड से आया। यहाँ पे मतलब 100% वॉल्डन इन्वर्जन देखने को मिला, 100% इन्वर्जन देखने को मिला। और इसकी अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी होती है और फिर सेकेंडरी और इन
फिर टर्सरी। मतलब SN1 के कंपेरिजन में जस्ट अपोजिट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी टर्सरी की थी। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू द हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी प्राइमरी की है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। क्योंकि टर्सरी में कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से अरेंजमेंट में जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस फील करता है, इसी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी प्राइमरी की है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी की है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रेशियो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2। जब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है SN2 का, वहाँ पे क्या है, मैकेनिज्म डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। मीन्स यहाँ पे जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स आपको दिखाए गए हैं, जैसे कि साइनाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, OR हो गया, OH हो गया, CS3COO- हो गया, और यहाँ पे वाटर और ये फ्लोराइड हो गया। दीज ऑल आर द न्यूक्लियोफाइल, और इनका जो है यहाँ पे ऑर्डर दिखाया गया कि किस तरीके से अटैक करेंगे। अब बात आती है कि जो SN1 है वो पोलर सॉल्वेंट में होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कंसनट्रेशन कम था, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कंसनट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। ये सब बातें SN2 को फेवर करती हैं यहाँ पे, तब SN2 मैकेनिज्म होगा। अब देखिए लिखा है रिलेटिव रेट ऑफ सम एल्किल हैलाइड इन केस ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। देखिए SN1 और SN2 के लिए एक जनरल ऑर्डर दिया गया है कि सबसे ज़्यादा आपकी रिएक्टिविटी टर्शरी के साथ होगी, फिर आपकी हो जाएगी वेंजाइलिक की, फिर आएगा एलाइलिक, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आएगा प्राइमरी, और फिर आ जाएगा मिथाइल। तो यहाँ पे किस बेस पर ये दिया गया है? ये दिया गया है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया कि जो वेंजाइलिक होता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू द टर्शरी, क्योंकि टर्शरी में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं जो हैलोजन के साथ क्या करते हैं, जो कार्बन पे प्लस आता है उसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं। हमें तो लगता है कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, और कॉन्जुगेशन को हम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मानते हैं एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया कि जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी बेंजाइलिक से ज़्यादा होती है। अब इन केस ऑफ SN2 में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी आपकी वही हो जाएगी वेंजाइलिक की, फिर एलाइलिक की हो जाएगी, देन आपकी मिथाइल की हो जाएगी, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्यों? यहाँ पे क्या देखा गया है? यहाँ पे देखा गया है स्टेरिक हिंड्रेंस देखा गया है, और इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे दिखाई गई है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी उसी को आगे प्रेफरेंस में रखा गया है जिसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, जिसमें आपका रेजोनेंस हो रहा है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, और फिर आगे जो ऑर्डर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।